नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन में लिया गया आम जन की समस्याओं के लिए संघर्ष का निर्णय। घर घर तिरंगा मुहिम के तहत राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त करने को डाकघरों में उमड़ रही भीड़। नशे व सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर पार्षदों ने दूसरे दिन भी जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जलदायी कर्मचारी महासंघ की बैठक में बुधवार को पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों ने की सरकार की नीति की आलोचना। टाउन स्थित अल्फा कॉलोनी में चल रही श्री मद भागवत कथा में सदानंद महाराज ने किया श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी का 7वां सम्मेलन जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। बैठक में आम जन की समस्याओं के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी का 7वां जिला सम्मेलन जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में मंगेश चौधरी मौजूद रहे। सम्मेलन में भारतमाला रोड के टूटने, नहरों में पूरा पानी देने, बीमा क्लेम आदि के प्रस्ताव लिए गए। साथ ही तहसील की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। बैठक में बोलते हुए मंगेश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों ने लंबा संघर्ष किया। तब केंद्र सरकार ने समझौता किया था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। लेकिन बाद में सरकार ने रिपोर्ट लागू करने के मुद्दे पर पलटी मार दी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा क्लेम लेने में हनुमानगढ़ जिला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। नौर भादरा क्षेत्र में पिछले 4 साल में 2000 करोड़ रुपए के आसपास बीमा क्लेम लिया है। लेकिन अभी 2021 का 700 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम देने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और बीमा कंपनी की ओर से टाल मटोल की जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को जिला कार्यकारिणी का चुनाव होगा। इस दिन जिले भर के किसान एकत्रित होंगे। जिला कार्यकारिणी के चुनाव के साथ ही पूरे जिले में संघर्ष का आगाज किया जाएगा। बैठक में सुरेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह चौहान सहित अन्य किसान नेता उपस्थित रहे। कमियां नहीं और आगे हम लोग किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, इन मुद्दों पर बात रखी। दूसरी, आगे महसूस कर रहे हैं, वो भी बड़े थोड़े लोग इस सम्मेलन में आए। चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की ही कमेटी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने का तो कार्यक्रम होता है। तो मेरे जो साथी, जो किसान साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात रखें कि हम इन मुद्दों पर और बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं, इन समस्याओं पर और मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। ये अपनी कमियां नहीं है, ये हमारी खूबियां नहीं है। इन मुद्दों पर आप तमाम साथी अपनी बात करें। मंगेश जी ने जैसे बताया किसान सभा की जो कमियां रही, आगे क्या प्रोग्राम है, हमें क्या सुधार करना है, वो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जो ऊर्जावान अग्रणी साथी है वो हमें बताएंगे। हम उनके पीछे चलेंगे, जो कार्यक्रम वो देंगे उसमें भाग लेंगे। आज अखिल भारतीय किसान सभा का 7वां सम्मेलन है। बीच में वैसे सम्मेलन 9 के करीब जिला सम्मेलन हमारा होने जा रहा है, क्योंकि 6 तारीख को, और ये बीच में हो नहीं पाई, इसलिए संयोजक मंडल था जिसका संयोजक मैं था। और अभी हमारे यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में मंगेश जी चौधरी आए हुए हैं। आज हम जैसे पानी की समस्या को लेके भारतमाला जो रोड है उसका प्रस्ताव लेंगे, और क्षेत्र के अंदर सिंचाई बीमे की सबसे बड़ी लड़ाई जो नौर भादरा में लड़ी है, इसकी आज हम गाइडलाइन लेके मंगेश चौधरी से गाइडलाइन लेंगे। इसकी भी लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा इस सम्मेलन के बाद एक रूपरेखा बना के पूरे तहसील में इसको हम शुरू करेंगे। इन्हीं मांगों लेके हम लगातार लड़ाई पहले लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। लेकिन एक मेरा कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर बीमे की लड़ाई कतई नहीं है, और बीमे का हमारा प्लान ये है कि बीमे की लड़ाई इस तहसील में बीमा आया है, बताया था, जैसे साथी चौधरी ने बताया था हमें कि आपका बीमा आता है। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। हम बीमे की प्रायोरिटी पहले लेंगे, और भारतमाला की जो टूटी अभी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, लोगों का नुकसान हुआ है, उसका भी आंदोलन हम तैयारी करेंगे, उसका भी आंदोलन करेंगे। किसान सभा हनुमानगढ़ तहसील इकाई का तहसील सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके अंदर फसल बीमा क्लेम, नहरों में पूरा पानी समेत जो किसानों के 2 मुद्दे हैं, जैसे जिस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ पिछले दिनों पूरे हिंदुस्तान के किसान ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बैठ करके समझौता किया था कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ किसानों के मुद्दे में वापस लेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये रिपोर्ट लागू करने का कह दिया, लेकिन उसके बाद में सरकार ने पलटी मार दी। इन तमाम मुद्दों के ऊपर किसानों का संघर्ष और ज्यादा तेज कैसे हो, इन मुद्दों पर हमने तहसील का सम्मेलन किया। आज हम तहसील की नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, और 6 तारीख को पूरे जिले के 6 अगस्त को पूरे जिले के किसान जाट धर्मशाला में एकत्रित होंगे। वहां
जिला कार्यकारिणी का नया चुनाव होगा और चुनाव के साथ साथ पूरे जिले में संघर्ष का आगाज होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान के अंदर फसल बीमा क्लेम लेने के अंदर पूरे राजस्थान में अव्वल रहा है। उसके अंदर नौर बादरा के अंदर हमने पिछले 4 साल में 2000 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा क्लेम लिया है, लेकिन अभी 2021 का 700 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम देने के लिए कंपनी और राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार तीनों लोग मिलकर के टाला मटोल करने में लगे हुए। उसके खिलाफ संघर्ष का ऐलान करेंगे और 6 तारीख को 4 बजे शाम को हमारा सम्मेलन होने के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द बीमा खातों में डालो, नहीं तो पूरे जिले के अंदर किसानों का आंदोलन शुरू करेंगे। जिले में कथित रूप से चल रहे नशे व सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर शहर के कुछ पार्षदों ने दूसरे दिन भी जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। नशे के धंधे पर रोक लगाने की मांग को लेकर शहर के पार्षद आगे आए हैं। बुधवार को दूसरे दिन भी कुछ पार्षदों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप नशे सट्टे के अवैध कारोबार को बंद करवाने की मांग की गई। दिए गए ज्ञापन में पार्षदों ने कहा कि शहर में कथित रूप से नशा व सट्टे का कारोबार चल रहा है, युवा वर्ग इससे ग्रस्त होता जा रहा है, नशेड़ी वर्ग के लोग नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि टाउन शहर के कई वार्डों में सट्टे का धंधा चल रहा है, युवा पीढ़ी नशे की गर्त में खोती जा रही है। उन्होंने नशीले व मादक पदार्थ बेचने वालों तथा सट्टे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर पार्षद सुरेंद्र गोंद, लीलाधर पारिक, शेर सिंह, छगनलाल, विजेंद्र साई, भूपेंद्र नेहरा, परमीला सोनी, सुनीता ठाकुर, श्वेता तलवाड़िया, मुकेश भार्गव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कांग्रेस के नगर परिषद हनुमानगढ़ के पार्षदगण आज हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए आए कि हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में नशीले पदार्थों के बहुत बड़े लेवल पर तस्करी हो रही है, जहाँ चीटा और सट्टे का और कच्ची शराब का व्यापार खुले रूप से चलता है। हनुमानगढ़ टाउन थाना सीआई को सभी पार्षद द्वारा वार अलग अलग जगह पर अवगत कराकर बताया गया, परंतु टाउन सीआई द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज सभी पार्षदगण प्रताड़ित होकर इस कांग्रेस के शासन में एसपी साहब को ये बात अवगत कराने आए हैं कि हमारे टाउन थाने के अंदर इस प्रकार से कार्य चल रहा है कि हमारे टाउन के अंदर जो नशे का व्यापार पर परिसीमा पर चल रहा है उस पर अंकुश लगावे और उस पर कार्रवाई करावे। ये तो ऐसा हमें तो ऐसा लगता है भी जब हमें बताते हैं तो वो उनको पकड़ते नहीं, तो फिर ये मिली भगती हो सकती है और क्या हो सकता है। जी आज हमारे पार्षद बंधुओं द्वारा एसपी साहब से मिला गया, उन्हें ज्ञापन दिया गया है। शहर के अंदर नशा सट्टा जुआ जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उससे युवाओं का भविष्य, शहर का भविष्य और पूरे देश का भविष्य खतरे में है। दिनों दिन वारदातें बढ़ी जा रही है, चाहे कोई अंडरपास है, हमारे वार्ड के अंदर अंडरपास में 2-3 वारदात हो चुकी है। पहले तो चोर सुना घर देख के तड़ा तोड़ा करते थे, आजकल चलते लोगों की चैनों की छीना झपटी और लूटपाट हो रही है। तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है सर भी ये नशा चिट्टा और सट्टे का जो व्यापार है उन्हें बंद करें ताकि यूथ भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे। टाउन में भी चिन्हित है, एसपी साहब से हमने पर्सनल बात भी की है सर भी ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें चल रही। टाउन के कई वार्ड हैं, मैं ये चीज़ एसपी साहब ने भी कई बार कहा है भी कई चीज़ें सार्वजनिक करने की नहीं होती है और जंक्शन में भी हमारे बंधु पार्षद बंधु लगे हुए हैं। तो प्रशासन से निवेदन है भी इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निकल कसे ताकि देश को शहर को सुरक्षित रखा जा सके। बिल्कुल सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा भी चोरी खुलेआम चल रही है, भी प्रशासन की ढिलाई चल रही है या उनकी सपोर्ट कौन कर रहा है ये नहीं समझ में आ रही। भी राशन की दुकानों की तरह ये धंधे चल रहे हैं। तो आज हमारे देश के इतने हालात खराब है, हमारे शहर के इतने हालात खराब है भी राशन की दुकानों की तरह आम चीजें चल रही है। जैसे राशन बिकते हैं मोड़ मोड़ पर दुकानें, मोड़ मोड़ पर ये धंधों की दुकानें चल रही है। तो निवेदन है भी इस पर नकेल कसे प्रशासन। थाना अधिकारी अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो हम कहते हैं पिछले 5-6 महीनों की हमें डिटेल देते हैं सर भी आपने कितनी कार्रवाई को अंजाम दी है। तो अगर प्रशासन और पुलिस का इतना भय रहेगा तो फिर ये सरेआम दुकानें नहीं लगती। राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर महासंघ से संबद्ध प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ की बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई। राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर महासंघ से संबद्ध प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ की बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में महासंघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष इंद्राज घोटिया ने बताया कि जलदाय विभाग में पिछले 35 सालों से महासंघ के कर्मचारी
कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया। हर 5 साल में कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली। सरकार ने हाल ही में साल में 2 बार डीपीसी करने का निर्णय लिया है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी महासंघ अधिकारियों से पूछते हैं कि उनकी भी डीपीसी होगी या नहीं। ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की ओर से बार बार पदोन्नति देने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय जलदाय कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया, शासन सचिव से मुलाकात की, तब जाकर कर्मचारियों को एक पदोन्नति देने का निर्णय किया गया, लेकिन उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की वजह से पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। कोटिया ने बताया कि जलदाय विभाग में 35 सालों से भर्ती बंद है। आज जलदाय विभाग में करोड़ों रुपए की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कई पद खाली पड़े हैं। सरकार को इन पदों पर जल्दी भर्ती करनी चाहिए। जिला महामंत्री सुरेश दायमा ने कहा कि नियमित कर्मचारियों का तो प्रमोशन हो रहा है, वर्ग 4 कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार हर विभाग का निजीकरण कर रही है, इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। सरकार से मांग है कि उन्हें जो पदोन्नति कर्मचारी पंप चालक द्वितीय का नाम दिया गया है, उसे हटाकर उन्हें भी नियमित और स्थायी कर्मचारी माना जाए। बैठक में अर्जुन राम, रेशम सिंह, राजेंद्र सैनी, लेखराम योगी, ज्वाला दत्त, लालचंद, सोन सिंह, देवीलाल, मोहन लाल, लक्ष्मण दास, विकास शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज हमने बैठक बुलाई है कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों के लिए। इसमें अहम मुद्दा है पदोन्नति का। जलदाय विभाग के अंदर 30-35 सालों से हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं। कोई पंप का काम कर रहा है, कोई किसी चीज का काम कर रहा है, कोई लीकेज निकाल रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी पदोन्नति नहीं किया, जबकि हर 5 साल के बाद में कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है। लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आज तक 30-35 सालों में एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली है। सरकार ने हाल ही में डीपीसी साल में 2 बार करने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारे कर्मचारी बार बार पूछते हैं कि भाई साहब अपनी भी डीपीसी होगी या नहीं होगी। ये हमारे लिए या सरकार के लिए शर्म की बात है। अभी हम बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें पदोन्नति देनी चाहिए। बीजेपी सरकार के समय हमने दबाव बनाया सरकार पर, शासन सचिव से मिले, तब उन्होंने एक पदोन्नति देने का निर्णय किया और आदेश भी किए, लेकिन हमारे उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों ने होशियारी से उस पदोन्नति को पदाभीत लिख करके वहीं का वहीं रख दिया। उनका कहने का मतलब है ये कच्ची कुहाड़ियां है ना, ये कर्मचारी उठाते रहे, इनको पदोन्नति ना मिले। दूसरा हमारा आज का अहम मुद्दा ये है कि सरकार के जलदाय विभाग के अंदर 30-35 सालों से भर्ती बंद है। आज जलदाय विभाग के अंदर करोड़ों रुपए की स्कीम आ रही है, फला वाटर बस की इतना करोड़ रुपया सेक्शन हुआ है, फला का इतना हुआ है, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं कर रही है कि वहां पर उस चलाएगा कौन? कर्मचारी नहीं भर रही है। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है, पढ़ रही है, पैसे लगा रही है, घूम रही है, लेकिन उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उनके लिए कोई कहीं जॉब नहीं है। अभी जलदाय के अंदर भर्ती करनी चाहिए, काफी पद खाली पड़े हैं ताकि ये समस्याएं खत्म हो। आज हम लोग यहाँ कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए हैं। कर्मचारियों की समस्या से कि बार बार पदोन्नति संबंधित थोड़ी बहुत उनकी दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट ने अब ये फिलहाल कहा है कि साल में 2 बार डीपीसी होगी, तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ये कर रखा है वे नियमित कर्मचारी और वर्ग 4 कर्मचारी। तो नियमित कर्मचारी का तो प्रमोशन हो रहा है, वर्ग 4 कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हो रहा। तो उसके संबंध में हम लोग गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि भैया हमारे को जो नाम दिया गया पदाभित कर्मचारी, पंप चालक सेकंड, उसको हटाकर हमारे को भी नियमित और रेगुलर कर्मचारी माना जावे। इसीलिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। गवर्नमेंट क्या है कि ये जगह जगह है ना वैकेंसी नहीं निकाल रही है, हर चीज को ठेके पे ले जा रही है, जिसमें कर्मचारियों में बहुत आक्रोश हो रहा है, वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, कर्मचारी काम करने के लिए परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा। कर्मचारी है ही नहीं, कर्मचारी है नहीं, इस करके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आंदोलन के लिए तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो करना पड़ेगा जी। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे को सम्मान सहित हर रोज फहराने की राष्ट्रध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम के तहत बुधवार को जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित सरस्वती बाल निकेतन स्कूल में उपखंड अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की।
राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे को सम्मान सहित हर रोज फहराने की राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम की मुहिम के तहत बुधवार को 1024वां ध्वजारोहण जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग, विशिष्ट अतिथि वार्ड पार्षद मंजू रिणवा सहित राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम के सदस्यों, शाला स्टाफ व बच्चों की ओर से देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर अपने उद्बोधन में एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत बीकानेर संभाग में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया गया है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कई तरह की छूट दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति देशभक्ति व राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त कर सके। एसडीएम ने कहा कि राष्ट्र एक भावना है, प्रत्येक व्यक्ति को जाति धर्म भाषा से ऊपर उठकर अपने देश को पहले रखना चाहिए। देश के प्रत्येक चिन्हों का सम्मान कर देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का संदेश एसडीएम ने दिया। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम के सदस्य भारत भूषण शर्मा ने बताया कि करीब 5 सालों से चल रही मुहिम के तहत रोजाना अलग अलग शिक्षण संस्थाओं, वार्ड के गली मोहल्लों व प्रतिष्ठान आदि स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। यह सब अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति जागृति लाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण के जरिए यह संदेश दिया गया है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रशासन की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभी पूरे राज्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ बीकानेर संभाग में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू है। अभी राज्य सरकार द्वारा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर काफ़ी छूट दी गई है घर में फहराने की, और अलग अलग तरह से जो है आप अपनी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसी के तहत मैं आज यहाँ आया स्कूल में। यहाँ राजेश जी दादरी, भारत भूषण जी गोयल, स्कूल के स्टाफ ने ध्वजारोहण किया। बच्चों को जो है बड़े उत्साह के साथ उन्होंने इस चीज़ को स्वागत किया। मैं ये कहूँगा कि जो राष्ट्र की परिभाषा है वो नेशन इज ए फीलिंग, तो राष्ट्र एक भावना है। प्रत्येक व्यक्ति को जाति धर्म भाषा इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर देश को पहले रखना चाहिए, और देश के जो प्रतीक चिन्ह हैं हमारे ये राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगीत, इस सब का मिलकर सभी संदेश को प्रगति के रास्ते पर लेकर। राष्ट्र सम्मान युवा टीम द्वारा आज 1024वां ध्वज फहराया गया। ये घर घर मोहल्ले मोहल्ले राष्ट्र को जागृत करने के लिए, राष्ट्र ध्वज को बताने के लिए इस मुहिम के अंतर्गत इसके संस्थापक उनकी पूरी टीम हम साथ मिलकर जो है ना घर घर जाकर गली गली जाकर ध्वजारोहण करते हैं। इसी मुहिम के तहत आज सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12 में मुख्य अतिथि एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग व विशिष्ट अतिथि पार्षद मंजू रिणवा के संयुक्त रूप से उन्होंने ध्वजारोहण किया। बच्चों ने देशभक्ति के साथ में खूब नारे लगाए, जोश उत्पन्न किया। गांव बड़ोपल के पास बरसाती पानी की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में आ रही दिक्कतों के निराकरण की मांग को लेकर बाल कल्याण समिति सदस्य आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले। गांव बड़ोपल के नजदीक खड़े पानी की वजह से स्कूल जाने में दिक्कतें महसूस कर रही बच्चों की समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर बाल कल्याण समिति के सदस्य आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवठिया से मिले। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने बताया कि पीलीबंगा के नजदीक बड़ोपल गांव के पास पानी का एक नाला है जिसे नाव द्वारा पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की खबरें मीडिया में छपी थी। खबरों की पुष्टि करने के लिए सदस्य आज मौके पर गए और उन्होंने पाया कि खबरों में सत्यता है और कभी भी वहाँ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। इस समस्या के निराकरण की मांग को लेकर बाल कल्याण समिति सदस्यों ने अतिरिक्त कलेक्टर से आग्रह किया। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने बताया कि बच्चों को नाव द्वारा एक ओर से दूसरी ओर जाना पड़ता है जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने शीघ्र ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। यहाँ पीलीबंगा के पास जो बड़ोपल गाँव है वहाँ पे बीच में कुछ ऐसा है जो पानी इकट्ठा होता है, नदी के जैसे कुछ बना हुआ है, उसको पार करके कुछ 50 से 70 बच्चे हैं जो रोज नियमित रूप से उसको एक जगह से दूसरी जगह पार करके आ रहे हैं। आज हमने उसी न्यूज़ के ऊपर संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति के मेरे सदस्य विजय जी चौहान है, प्रेमचंद जी शर्मा जी है और अनुराधा जी सारण है जी, हम लोग सब वहाँ पे गए और हमने वहाँ पे जो भी स्थिति देखी वो थोड़ी भयावह ही थी। यदि हम बच्चों की सुरक्षा को लेकर देखें तो ये बच्चों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कम से कम वहाँ पे 15 से 20 फुट तो वो गहराई होगी ही और दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बच्चों के लिए। इसलिए आज हमने भी संज्ञान लिया और प्रशासन से भी हमने ये गुजारिश की है कि कम से कम बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जाएं। आज पीलीबंगा के पास में बड़ोपल गांव जो है वहाँ पे हम लोग गए, क्योंकि थोड़े दिन पहले अखबार में ये खबर थी कि बच्चे जो है नाव के द्वारा वहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं। कम से कम 50-60 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो वहाँ नाव से पार करते हैं।
2 जीप पानी के इस तरफ खड़ी रहती है, 2 जीप उधर खड़ी रहती है। तो बच्चे नाव से पार करके उसके बाद में अपने अपने घर और स्कूल की तरफ, मतलब शिक्षा की खातिर माँ बाप बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी भयावह स्थिति थी वहाँ देखा। और बच्चे जो है वो उच्छृंखल प्रवृत्ति के होते ही हैं, तो उनको डर तो नहीं लगता, पर प्रशासन से ये है गुजारिश है कि वो बच्चों को लाइफ जैकेट वगैरह कुछ वहाँ पे दे, ताकि उनकी सेफ्टी हो सके। तो ये आज जो स्थिति देखी वो थोड़ा डर वाली स्थिति थी। अभी कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि गांव बडोपल है पीलीबंगा के पास, वहाँ एक काफ़ी घगर टाइप नदी टाइप नाला चलता है, काफ़ी पानी बहता है उसमें, करीब 25 से 30 फुट उसकी गहराई है और पानी का बहाव भी तेज़ है। इन दिनों तो 2-3 महीने बहता रहता है। वहाँ से आसपास की ढाणियों से कुछ बच्चे हैं, करीब 70 से 90 के करीब, और वो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं बडोपल गाँव में। और वहाँ वो एक साइड में अपने जीप पे खड़ी करके उसको, एक नाविक है, 2-3 नावें हैं, वो उसको उनको पहुँचाती है दूसरे साइड में, और ये उनका रोज़ का नियमित है। तो जब संज्ञान में आने के बाद में आज जो टीम पूरी बाल कल्याण समिति में विजय सिंह जी चौहान, सुमन जी सैनी, अनुराधा जी सारंग, हम गए मौका पर जाके देखा, और बच्चे वास्तव में एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहे थे। तो हमारा, हालांकि वो जो नाविक है एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, नाव भी बहुत अच्छी है, कंडीशन में है, लेकिन ये है प्रशासन को सूचना उसका अपडेट देने के लिए आए हैं कि कुछ सुरक्षा की दृष्टि से उनको लाइफ जैकेट आदि मिल जाए तो कोई अनहोनी न हो पाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। 10 अगस्त को माकपा हनुमानगढ़ में बड़ी सभा का आयोजन करेगी। इस संदर्भ में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 10 अगस्त को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक बड़ी सभा का आयोजन करेगी। इस संदर्भ में आज माकपा कार्यकर्ताओं की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक की विस्तार से जानकारी देते हुए माकपा पदाधिकारियों ने बताया कि 10 तारीख को होने वाली मीटिंग व सभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेता भाग लेंगे। बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य वरंदा कारत, पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड अमराराम, विधायक बलवान पुनिया, कॉमरेड रामेश्वर वर्मा सहित अन्य नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सभा को संबोधित करने वाले वक्ता हनुमानगढ़ के लोगों को केंद्र सरकार की विध्वंसकारी नीतियों से आगाह करेंगे तथा देश की आजादी में भाजपा द्वारा अदा किए गए नकारात्मक रोल के बारे में भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि कहने को तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मगर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजादी में क्या रोल अदा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का आजादी में 1% भी रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिनके पदाधिकारी बाकायदा अंग्रेजों के समक्ष झुके और उन्होंने माफी न
में लिखे। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आजादी के बाद से लेकर अब तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया है। माकपा पदाधिकारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मगर इस अमृत का फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों को ही मिल रहा है। अभी चारों समितियों की हमारी अभी बैठक हुई है और बैठक के अंदर जो 10 तारीख को जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरे देश के अंदर जन जागृति अभियान जो आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके तहत यह कार्यक्रम हो रहा है और बड़ी सभा होने जा रही है, जिसके अंदर हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो मेंबर है कॉमरेड वरदा क्राफ, हमारे पार्टी के राज्य सचिव है कॉमरेड अमराराम जी जो पूर्व विधायक हैं, और अभी भादरा से हमारे विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया है, हमारे जो पार्टी के सेक्रेटरी के मेंबर है कॉमरेड रामेश्वर जी वर्मा है, और भी स्थानीय नेता उस सभा को संबोधित करेंगे। और सभा के अंदर जो आज देश के अंदर जो हालात है, जिस प्रकार से जो आज़ादी का जो उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जो आज सत्ता में बैठे हैं उनकी आज़ादी के अंदर 1% भागीदारी नहीं है। बीजेपी आरएसएस के एक भी लोग नहीं है, जो एक भी आदमी नहीं है जो उस आज़ादी के आंदोलन में जो शामिल हुआ, और इनके लोग तो बाकायदा अंग्रेजों की तरफ से लगातार उनको माफीनामे लिख रहे थे, और आज वो लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस का जो मुख्यालय है 40-50 वर्षों से उस मुख्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और ये कहते हैं ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, और आज जो अमृत है वो किनको मिल रहे हैं? वो अमृत मोदी जी के जो मित्र हैं, अंबानी है, अडानी है, उनको मिल रहा है। पूरे देश का किसान है, मजदूर है, आम जनता है, त्राहिमाम हो रही है, लगातार परेशान है। आज महंगाई देख लो, आज लगातार शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, हमारी जो संपत्तियां हैं उनको बेचा जा रहा है। तो इन तमाम सवालों को लेकर उस दिन बड़ी सभा होने जा रही है, और हम आपके इस मार्फत ये भी कहना चाहते हैं, सभी जनता से अपील कर रहे हैं कि आप 10 तारीख को इस सभा के अंदर आए, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं आप उनको सुनो। इसी के साथ साथियों हम तो आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप बड़ी संख्या में इस सभा में पहुंचे और सभा को सफल बनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा फहराए जाने की मुहिम को लेकर आमजन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्य डाकघर के अधीक्षक ने बताया कि लोग तिरंगा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा फहराए जाने की मुहिम के तहत जिला मुख्यालय के डाकघरों में भी तिरंगे उपलब्ध हो गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक डाक अधीक्षक राकेश कुमार धिंगड़ा ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत बिक्री हेतु राष्ट्रीय ध्वज उनके पास पहुंच गए हैं और उसकी कीमत 25 रूपए रखी गई है। उन्होंने कहा कि 25 रूपए की कीमत अदा कर आमजन काउंटर से राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधान डाकघर को 3,500 ध्वज बिक्री के लिए भेजे गए हैं। उप डाकघरों को 500 तथा ग्रामीण शाखाओं को लगभग 80 से 100 तक तिरंगे भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि तिरंगे को लेकर आमजन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग के में भी सहयोग के लिए 25 रुपया एक राष्ट्रीय ध्वज बिक्री हेतु उपलब्ध है, जो कि आमजन काउंटर पर खरीद सकता है। यह अभियान लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक करने और हर घर तिरंगा फहराने के महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और यहाँ हनुमानगढ़ जिले के सभी डाकघरों में, लगभग सभी डाकघरों में ये ध्वज बिक्री हेतु उपलब्ध है। कोई भी आम व्यक्ति आकर इसमें ध्वज को खरीद सकता है, जिसका मूल्य 25 रुपये रखा गया है। हमारे प्रधान डाकघर को लगभग 3500 ध्वज बिक्री के लिए दिया गया, उप डाकघरों को 500 और जो ब्रांच ऑफिस है उनको 80 तिरंगा बेचने का लक्ष्य दिया गया। बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। यहाँ लगभग अभी तक 4,400 ध्वज आए थे, जो कि हाथों हाथ मतलब सभी उप डाकघर शाखा को बेचे जा, लगभग 500 से अधिक काउंटर पर बेचे जा चुके हैं प्रधान डाकघर। टाउन स्थित अल्फा कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक सदानंद महाराज ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। टाउन स्थित अल्फा कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक स्वामी सदानंद महाराज ने आज श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। आयोजक नीरज अग्रवाल ने बताया कि 3 दिवसीय कथा के दूसरे दिन कथा श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। उन्होंने बताया कि कथा का समापन वीरवार को शाम 6 बजे किया जाएगा। सुंदर साथी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी। सुन रहे थे महामती प्राणनाथ जी प्रधानमंत्री बच्चे ब्याज पत्र दे करके चल पड़े पैदल
नजर 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 जागनी करती है। आज की जागनी बड़ी आसान है, उस समय लगभग 90% एक 70 साल का वृद्ध कहा, गुरु जी मैं कहीं वृंदावन नहीं गया, अब बेटा हो गया हूँ, बेटे बुजुर्ग हो गया, तो मैं वृंदावन नहीं करूँ और मुझे जमुना में ना है। बच्चे पूरे बराबर पूरी कभी मानी ना, जाती जमुना नहीं बोल रहा, तो मुझे नहीं पता कहीं नहीं बोल जमुना में आ गया। देखो ये नहीं है, देखो प्रोग्राम ये है दरबार, और ये इधर में सीमा है, सीमा उधर में जमुना की चारों ओर, जमुना की चारों ओर रहता है, बीच भर में का डाल दीजिए जमुना, ये मुझे नाम है। ये माने ऐसे उंगली करती है, ऐसे उंगली की जमीन पर पानी दल दल देती है। तो महाराज की आज हमारे निवास स्थान एल्पा सिटी में श्री श्री 1008 स्वामी सदानंद जी महाराज पधारे हैं तथा उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है तथा उनके द्वारा प्रथम दिन की भागवत के अंदर में कृष्ण जी की रासलीलाओं के बारे में, कृष्ण जन्म के बारे में तथा उनके कृष्ण जी के निमन जो गतिविधि है उनके बारे में बताया गया है तथा इसके अंदर में सब प्रणामी समाज के भक्तगण, साधुगण, कलोनी निवासी पधारे हैं तथा बीतक कथाओं का साथ में आयोजन किया जा रहा है। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को धारदार हथियारों सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को तलवार सहित गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई बीती रात की गई। जानकारी के अनुसार सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी भूप सिंह मंगलवार देर रात पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति वार्ड नंबर 57 में सावित्रीबाई फुले छात्रावास के नजदीक तलवार लहराता हुआ घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच वहां घूम रहे युवक के कब्जे से तलवार जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान विक्रम सिंह पुत्र बलदेव सिंह मजबी निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया के रूप में हुई है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मुताबिक दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों के अवैध शराब, जुआ, सट्टा, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई चल रही। इसी सिलसिले में 2 तारीख को रात को हमने विक्रम सिंह सनोफ बलदेव सिंह मजबी निवासी वार्ड नंबर 58 को अवैध तलवार सहित गिरफ्तार किया, जिसे आज पेश न्यायालय कर दिया गया। 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने विस्तार से जानकारी दी। 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि इसमें तमाम दांडिक श्रमिक प्रकरण, मोटर वाहन प्रकरण, पारिवारिक मामले, राजस्व के मामले, इसके अलावा सभी प्रकार के वे प्रकरण जो राजीनामा योग्य हैं, उन मामलों को लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन के प्रकरण भी लोक अदालत में शामिल किए जाएंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने आमजन से आह्वान किया कि जिनके इस प्रकार के मामले लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों को फाइल कर इसका लाभ उठा सकती हैं। ऑनरेबल रालसा के निर्देशानुसार 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम दांडिक शमनीय प्रकरण, 138 NI एक्ट के प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित प्रकरण, पारिवारिक मामला, तलाक को छोड़ते हुए राजस्व मामला, सभी प्रकार के जो राजीनामा योग्य हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त
प्री लिटिगेशन के प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जाते हैं। 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मीट में रालसा 22 डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर जनरल पब्लिक, एडवोकेट्स, बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये सभी प्री लिटिगेशन मामलात को फाइल कर सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन फाइलिंग होती है। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारी गुजारिश है सभी हनुमानगढ़ वासियों से जिनके मुकदमे कोर्टों में पेंडिंग है या जो प्री लिटिगेशन के माध्यम से अपने प्रकरण का निस्तारण कराना चाहते हैं कि वो आगे आएं और उनके जो राजीनामा योग्य प्रकरण है उसमें वो राजीनामा करने के प्रयास करें, ताकि इस प्रकार के मामलों के निस्तारण से धन की और समय की बचत होती है और आप देश की तरक्की में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।